मुझे गांधी जी के सर्वप्रथम दर्शन हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास के समय। उसके थोड़े ही दिन पूर्व गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका में अपने प्रयोगों को सफल कर भारतवर्ष लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में अपने कुछ प्रयोगों में सफलता प्राप्त कर गांधी जी सन 1915 के लगभग भारत में आ गए थे। दक्षिणी अफ्रीका के उनके कार्यों के कारण भारतवर्ष में वे काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। उस समय उनकी पोशाक थी अंगरखा धोती, अंगरखे पर दुपट्टा और काठियावाड़ी पगड़ी। मुझे उनके दर्शन उस प्रसिद्ध सभा में हुए जिस सभा का सभापतित्व दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह कर रहे थे। जिस सभा में उस समय के अनेक राजा महाराजा उपस्थित थे और जिस सभा में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ गांधी जी का वाक युद्ध हो पड़ा था। इस वाक युद्ध के फलस्वरूप उस सभा में काफी हो हल्ला मचा तथा उपस्थित राजा महाराजा मैं सभापति के चंपत हो गए। गांधी जी की जीवन घटनाओं में इस सभा की काफी चर्चा हो चुकी है, अतः उस संबंध में यहां कुछ लिखना मेरा उद्देश्य नहीं है। इस सभा से संबंध रखने वाली केवल एक बात मैं ध्यान देने योग्य समझता हूं। गांधी जी ने इस सभा में राजा महाराजाओं से कहा था कि इस गरीब देश में उन्हें हीरे मोतियों के बड़े बड़े कंठे और आभूषण शोभा नहीं देते। उन्हें इनको बेचकर उन रुपयों को भारत के अगणित गरीबों में बांट देना चाहिए। उनके इसी कथन पर राजा महाराजा उस सभा को छोड़कर भागे थे, क्योंकि उस समय तक भारतवर्ष में साम्यवाद और समाजवाद की कोई चर्चा ही न थी। जिन गांधी ने इन राजा महाराजाओं की और एक प्रकार से उनके द्वारा धनी वर्ग की ऐसी भर्त्सना की थी,
उसी वर्ग से आगे चलकर गांधी जी का कितना निकट संपर्क हो गया। गांधी जी अपने को दरिद्र नारायण का पुजारी कहते थे, परंतु उनके साबरमती और सेवाग्राम के आश्रमों में मैंने देखा है कि इस वर्ग के अनेक व्यक्तियों का कैसा आदर स्वागत होता था। कई बार तो इनके आगमन पर सारा आश्रम उथल पुथल हो जाता था। जब मैं दरिद्र नारायण के पूजक गांधी जी के आश्रम में ऐसे व्यक्तियों की इस प्रकार की आवभगत देखता था तो मुझे आश्चर्य होता था और आश्चर्य के साथ दुख भी। परंतु आगे चलकर मुझे अनुभव हुआ कि धनी वर्ग के इस आगत स्वागत में भी गांधी जी का उद्देश्य लोक कल्याण ही रहता था। उस समय इस वर्ग का गांधी जी कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं थे, अतः इस वर्ग का उपयोग भी लोक कल्याण के कार्यों में क्यों न कर लिया जाए। यही शायद इस वर्ग के उस समय के आगत स्वागत में गांधी जी का उद्देश्य रहता था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जब भारतवर्ष के उस समय के वायसराय लॉर्ड होर्डिंग ने किया, उस समय महामना मालवीय जी का पिताजी से संबंध होने के कारण मेरे पिताजी को भी उन्होंने निमंत्रित किया था। मैं भी उस समय पिताजी के साथ बनारस गया था। वहाँ सर्वप्रथम मैंने दूर से ही गांधी जी के दर्शन किए थे। महाराजा दरभंगा की अध्यक्षता में जिस सभा में गांधी जी और श्रीमती एनी बेसेंट का विवाद हुआ था और अन्य अनेक राजा महाराजाओं के साथ सभा के अध्यक्ष भी सभा में चंपत हो गए थे, उस प्रसिद्ध सभा में मैं भी मौजूद था। अरे क्या बात है? मालवीय जी आज पहली बार चिंतित हुए हैं। किस बात पर? हिंदू विश्वविद्यालय के भविष्य पर। मालवीय जी, ये देखिए, ये वही लोग हैं जिनको आपने बचाया है। क्या कोई ये बात भूल सकता है कि एक समय आपने वकालत छोड़ दी थी, पर जब देश के युवाओं को चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान एक वकील की जरूरत पड़ी तो आपने वकालत फिर से शुरू की और 143 लोगों को फांसी से बचाया। तो ये चिंता किस बात की है मालवीय जी? सुंदरलाल जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं प्रथम कुलपति के तौर पर। गांधी जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय इस संसार में एक उद्देश्य और एक निश्चित कार्यक्रम लेकर उत्पन्न हुआ है। इसके मंदिर के ज्ञानमय स्तंभों से अंधकार में पड़े हुए इस संसार में प्रकाश देने और मनुष्य मात्र को परम ज्योतिर्मय परमेश्वर के झांकी दिखाने के लिए ये प्रकट हुआ है। तो आपने सुना नहीं डॉक्टर बेसेंट ने क्या कहा? क्या? तो आप सुनिए। दो जबरदस्त भावनाओं का उनके मन पर साम्राज्य था। जो व्यक्ति मालवीय जी के बहुत सन्निकट रहते थे और विशेषकर तरुण, उन्हें वे सदा कोई न कोई उपदेश दिया करते थे। मुझे उनके ऐसे अनेक उपदेश स्मरण हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे, परंतु इन उपदेशों में जो एक मैं सबसे महत्वपूर्ण उपदेश मानता हूँ वो तो मुझे नित्य ही याद आया करता है। एक बार उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, गोविंद दास,
इस संसार में हर व्यक्ति लाइमलाइट में आना चाहता है, पर वह प्रायः भूल जाता है कि लाइमलाइट तो लाइट है, अतः वह लाइट तो जैसा जो व्यक्ति होगा उसे वैसा का वैसा दिखा देगी। फूहड़ सुंदर कैसे दिख सकता है? इसलिए मनुष्य को लाइमलाइट में आने की इच्छा के पूर्व अपने चरित्र को इस प्रकार का बनाना चाहिए कि वह लाइमलाइट में फूहड़ न दिखकर सुंदर दिखे। तो सारांश ये कि मेरे पूर्वज जैसलमेर से जबलपुर आए। सेवाराम जी के दूसरे बेटे खुशहाल चंद जी के 2 बेटे थे, गोकुलदास और गोपालदास। काशी का श्री गोपाल मंदिर हमारा गुरुद्वारा था। बारह वर्ष की अल्पायु में मेरा विवाह हुआ। मेरे विवाह के समय भारतवर्ष में बाल विवाह की पद्धति थी। पितामह के बाद मैं अपने पिता के संपर्क में अधिक आया। फिर मैं सामाजिक और साहित्यिक संदर्भों से जुड़ा। हिंदी का वो काल आधुनिक काल कहलाता है जिसमें खड़ी बोली का न केवल प्रादुर्भाव हुआ बल्कि प्रभुत्व भी छा गया। द्विवेदी युग प्रसाद गुण संपन्न युग था। 1919 में हिंदी की राष्ट्रव्यापी उन्नति के लिए हिंदी मंदिर नामक संस्था की स्थापना की। 1919 में ही मेरे प्रथम पुत्र मनमोहन दास का जन्म हुआ। मेरा राजनैतिक जीवन 1920 से शुरू हुआ। गांधी जी 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1916 में मेरा काशी जाना हुआ। राजा गोकुलदास महल में जो सुख उनके लिए सुलभ था, उससे अधिक उस जमाने में जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया को भी क्या रहा होगा। ये अतिशयोक्ति नहीं है। मैं सिर्फ सुख और विलासिता की बात कर रही हूं। मेरे कक्का साहब के लिए इस महल में कैसी व्यवस्था थी, इसकी भी थोड़ी चर्चा करनी चाहूंगी। जबलपुर के सुप्रसिद्ध राजा गोकुलदास महल के भीतर भी अनेक भव्य और आकर्षक महल बने हुए थे, जो अपनी अलग अलग विशेषता के कारण अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जैसे नाथ महल, बादल महल, मेहमान महल, नीला कमरा, पीला कमरा, जनान खाना, इस्तगी रूम, अटारी इत्यादि। प्रत्येक कक्ष की सजावट और विशेषता अलग अलग प्रकार की थी।
देश के विभिन्न हिस्सों से बुलाए गए शिल्पकारों और कारीगरों ने इसे यह स्वरूप प्रदान किया था, जो अत्याधुनिक व आकर्षक था। बादल महल में प्रवेश करने पर ऐसा अनुभव होता था कि सचमुच कोई बादलों के बीच आ गया हो। पीले कमरे का दीवार से लेकर प्रत्येक सामान पीला ही था, फर्नीचर तक भी पीला। ऐसी ही विशिष्टता प्रत्येक कमरों की थी। प्रत्येक में बेशकीमती कालीन बिछे थे। कांच का कमरा कांच द्वारा निर्मित था। शीश महल में सर्वत्र शीशे जड़े गए थे। विदेशी मेहमानों के लिए एक अलग हॉल बनाया गया था, जो लकड़ी से निर्मित था। उसमें विदेशी मेहमान अंग्रेजी धुन पर नृत्य करते हुए थिरकते थे। उस जमाने में उनके स्वागत पर हजारों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते। शैंपेन की बोतलें खुलती। जिस जमाने में जबलपुर में गिने चुने लोगों के पास गाड़ियां थीं, उस जमाने में भी कक्का साहब के लिए दुनिया की सबसे कीमती कई रोल्स रॉयल्स गाड़ियां उपलब्ध थीं। अस्तबल में रंग बिरंगे 300 घोड़े थे। एक अलग चिड़ियाघर भी था, जिसमें देश विदेश से मंगवाए गए रंग बिरंगी पक्षी थे। मेरे पिताजी को अंग्रेजियत के रंग में रंगने की पूरी व्यवस्था की गई थी तथा वे हिंदी और संस्कृत के साथ अंग्रेजी के भी विद्वान थे। उनकी सेवा के लिए महल में सैकड़ों नौकर और गुमाश्ते थे। मेरे सामने ऐसी समस्या खड़ी हो गई जैसी जीवन में इसके पहले कभी खड़ी न हुई थी। पंजाब के हत्याकांड के समय मेरी जैसी मानसिक अवस्था थी वैसी आज नहीं थी। उस समय की मानसिक स्थिति में मैं पिता, माता, पत्नी, बच्चों, घर, धन संपत्ति किसी की परवाह न कर उस हत्याकांड के बदले के लिए किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित हो अपने को उत्सर्ग कर देता। पर आज वो बात नहीं थी। आज मैं पिताजी की कही हुई अनेक बातों पर विचार करने लगा। सचमुच सरकार सर्वशक्तिमान है। जलियांवाला बाग के सदृश किसी स्थान पर मुझे गोली लग सकती है। लाला हरकिशन लाल के सदृश मुझे भी फांसी की सजा हो सकती है। मेरे घर की भी सारी जायदाद जब्त हो, मैं ही नहीं, मेरे बूढ़े होते हुए माता, पिता और नन्हे नन्हे बच्चों के साथ मेरी पत्नी, सब के सब दर दर के भिखारी हो सकते हैं। गांधी जी का असहयोग का कार्यक्रम सर्वथा असफल होने की ही अधिक संभावना है। तभी तो महामना मालवीय जी, शुक्ल जी भी उस कार्यक्रम के विरुद्ध है। पर शुक्ल जी की राय कार्यक्रम के पक्ष में न होते हुए भी उन्होंने राय बहादुरी तो छोड़ ही दी। संभव है नागपुर कांग्रेस ने इस कार्यक्रम को अस्वीकृत न किया तो वे उसमें शामिल हो ही जाए, और यदि वे शामिल हो गए तो फिर मैं तो कहीं का न रहूंगा।
मेरी जो ये सारी प्रशंसा और वाहवाही हुई है, मुझसे जो ये बड़ी बड़ी आशाएं रख लोगों ने मेरे अब तक के छोटे छोटे कार्यों को इतनी सराहना की है, वो सब समाप्त हो जाएगा। यद्यपि स्वराज्य की चर्चा कुछ वर्षों से चल रही थी, परंतु स्वराज्य अभी भी उतना ही दूर था जितना उस समय। तो चंद्रमोहन जी नमस्कार। नमस्कार। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज सेठ गोविंदास जी के परिवार में बैठा हुआ हूँ। तो जब मुझे इतनी खुशी हो रही है बाहर से आके, तो आप इस परिवार में आपका जन्म हुआ, तो ये फीलिंग बचपन से आपके साथ रही है या जैसे जैसे आपने होश संभाला तब आपको पता चला? और जी, मैं बचपने में तो समझ में आया नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे फिर वो समझ में आया कि मैं एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में मेरा जन्म हुआ है और बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के वो समझ में आए, जो हमारे मेरे ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर की सब डिटेल जो चर्चा होती थी घर में, उससे समझ में आया। तो वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो फिर आपको अगर आदर्श वाला जीवन जीने की जरूरत हुई तो आदर्श आपको घर में ही मिल गया। जी। अच्छा, कल मैं तस्वीरें देख रहा था गोविंदास जी की, तो मैक्सिमम तस्वीरों में चेहरे में स्माइल नहीं है, तो ये स्वभाव के कारण या संघर्ष के कारण? नहीं जी, पहले अगर आप देखेंगे तो बचपन में है, स्माइल है, एक्सप्रेशंस भी बहुत हैं, और उसके बाद जैसे जैसे संघर्ष चालू हुआ तो संघर्ष के हिसाब से फिर स्माइल कम हो गई। अच्छा। बचपन में तो वैसे भी स्माइल रहती है और जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो थोड़ी कम भी हो जाती है। तो वो मुझे लगता है कि समाज का या तमाम चीज़ों का प्रभाव होता होगा, मन पर पड़ता होगा, जिसके कारण। जी, बहुत सारे प्रभाव पड़े होंगे डेफिनेटली, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम का अलग महत्व था उस वक्त। उसके बाद जब आज़ादी हो गई तो देश निर्माण की बात थी, और फिर उनने कहीं लिखा भी है कि वो बाद में देश में क्या होने लगा डेमोक्रेसी के बाद, तो सारे प्रभाव हुए होंगे ज़रूर, तो उस पर उसका असर हुआ होगा। जी। अच्छा, अपने व्यक्तित्व के अनुसार या अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति किसी एक गुण से बहुत प्रभावित होता है, चुन लेता है। जैसे मान लीजिए आप उनके पौत्र हैं, तो अपने दादाजी, अब बब्बा जी। जी, मैं उनको पितामह को बब्बा साहब बोलता हूँ। सारे लोग बब्बा जी, बब्बा साहब। हाँ। तो होता है ना कि बहुत सारे वैल्यूज़ होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें से कोई एक अपील करता है अलग अलग स्वभाव के लोगों को। जी। तो कोई ऐसा वैल्यू जो आपको लगा हो कि ये मुझे बहुत अपीलिंग लग रहा है, मैं भी ऐसा हूँगा? बड़ा ओपननेस थी उनकी लाइफ में, कोई सीक्रेसी नहीं थी। जो सोचते थे वो सामने आता था उनका, जो करते थे उस पे दृढ़ रहते थे। वो कभी हाँ, मनसा वाचा करना, मतलब आप ये नहीं है कि आप करना भी चाहते हैं और आप उसका जवाबदारी भी नहीं लेना चाहते हैं और किसी दूसरे के हिसाब में करें, ऐसा नहीं था उनका। तो वो सबसे बड़ा ये है कि आपने जो बोला है वो आप कर रहे हैं, कोई गैर वाजिब काम करना नहीं है, जो वाजिब है वो सब करना है,
सत्यता पे आधारित रहना है, झूठ नहीं बोलना है, उसके रिपरकशन जो भी हो वो सहने के लिए तैयार रहना। तो ये उनमें बचपन से ही रहा या रहा होगा, या बाद में गांधी जी के संपर्क में आके या किसी के संपर्क में आके हुआ होगा? ये जो वैल्यू सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका पहले से था, क्योंकि मैंने उनकी जो ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है उसमें कुछ हिस्से में उसमें ऐसा आया है कि वो बड़े फर्म थे, कुछ डिसीशंस करने में बहुत फर्म थे, अपनी मदर से बहुत इन्फ्लुएंस थे, माता जी से, और वचन देने की जैसे बात आई तो माता जी को अगर वचन दिया तो फिर वो उसको निभाना है, एकदम निभाना है। वो ऑटोबायोग्राफी में जी आता भी वो आया है कि अगर माँ से कुछ तो कहा है जी, तो वो उसको निभाना। अब मैंने देखा भी है उनको वैसे भी, उनका जो तो ये जो वैल्यूज़ है हम लोग को माता पिता से ही मिलता है सबसे पहला संस्कार। तो माता पिता से मिलने के बाद भी आगे चल के फिर हम लोग देखते हैं कि मतभेद भी होता है जी। तो उस मतभेद में हम लोग आते हैं थोड़ी देर बाद, मतभेद पर नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कल मैं उनकी आत्मकथा में पढ़ रहा था कि आप लोग का परिवार पहले जैसलमेर में था जी, और वहाँ से शिफ्ट करके आप लोग जबलपुर आए जी। और वो लिखते हैं कि कहाँ जैसलमेर कहाँ जबलपुर। तो ये अचानक से शिफ्ट करना क्या हुआ होगा, कुछ आपका ऑब्जर्वेशन? पुराना थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने समझा और उसको जो देखा पढ़ा तो उसमें ऐसा समझ में आता है कि कोई 1770 के आसपास कभी जैसलमेर में कोई जो वहाँ राजा थे और जो दीवान थे, वो दीवान के और राजा के मृत्यु होने के बाद कोई डिफरेंस हो गया बहुत, और वो डिफरेंस में जो लॉयल थे राजा से, वो दीवान इतने पावरफुल थे कि वो उनका एलिमिनेशन चालू हो गया, वो उनको अलग करना है किसी तरह भी। तो ऐसा लगता है कि वो उस डिफरेंस जो था राजा के लॉयलिस्ट का और इनका, उसमें इनको कोई थ्रेट हुई होगी तो ये वहाँ से निकले और निकल के फिर वो जबलपुर आए। और जबलपुर आने का कोई पुराना कोई रास्ता ऐसा लगता है कि वो इधर मध्य प्रदेश के जंगलों के लिए स्पेशली जो भेड़ चराने आते थे लोग झुंडों में, तो वो रेगुलर प्रोसेस में रहा होएगा, तो वो उसी रास्ते से आए। तो संपन्नता या वैभव तब शायद बहुत रही होगी या नहीं रही होगी जब वहाँ से चले थे? नहीं, वहाँ से चले तो वो बहुत वेल टू डू थे, मगर वो सब वहाँ छूट गया, वो छूट छाट गया वहाँ। यहाँ आके यहाँ शून्य से फिर यहाँ आके फिर अपना चालू किया वापस। एक तरह से देखा जाए तो उनका भी संघर्ष यहाँ से हुआ है, उन्होंने पूरा एक प्रतिष्ठा की जी 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 सारी चीजें जी। तो और राजा गोकुलचंद गोकुलदास जी, वो गोकुलदास जी मेरे पितामह के पिता में। अच्छा, मैंने सेठ गोविंददास जी के पिता में जी। तो राजा गोकुलदास जी जो हैं जी, वो राजा थे या राजा पदवी मिली थी? नहीं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को उनकी जो वेल्थ थी जी, उस वेल्थ की वजह से राजा की पदवी दी। अच्छा। और मेरे ख्याल से 3 पदवियां हिंदुस्तान में बांटी हैं उनने, उसमें से एक गोकुलदास जी को मिली थी बिकॉज ऑफ हिज वेल्थ। तो वो अभी तक वैसे ही चला आ रहा है जी, वो हम लोग राजा गोकुलदास जी कहते हैं। हाँ जी, राजा गोकुलदास जी तो वो एक दफ़ा जो एस्टेब्लिश हो गया वो वैसे ही चल रहा है जी। तो ये 1857 के आसपास हमारे यहाँ स्वाधीनता आंदोलन की भी एक तरह से उसको एक आँच मिली थी जी जी। तो उस समय का कोई वाकया आपके परिवार से भी जुड़ा है जो आपको याद आता हो या पढ़ा हो? जी, ये हमारा जो परिवार था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ था जी, ब्रिटिशर्स के साथ था। और ऐसा एक वाकया है उसमें जिसमें जो अंग्रेज़ सेना जो जा रही थी सागर से नागपुर, तो रास्ते में उनके पास रसद और पैसे सभी चीज़ ख़त्म हो गई थी। अच्छा। तो जो उनके लीडर थे सेना के, जो कैप्टन थे या मेजर थे, उनने फिर हमारी फैमिली में किसी से रिक्वेस्ट करा
कि उनको मदद चाहिए है, मदद करी जाए। तो उस वक्त उनने 56 की बात है मेरे ख्याल से जी। तो उनको उस ज़माने में 5 लाख रुपए और सारा बैलगाड़ियाँ, घोड़ा, ये सब उनको मुहैया कराई। तो उसका एक तरह से वो लोग ग्रेटिट्यूड भी पे जी, वो ग्रेटिट्यूड पे करते थे। और 1857 के बाद उनने उन खुशहाल चंद जी जो राजा साहब के फादर थे, उनको उनने एक पट्टा दिया था। पट्टा मतलब ऐसा यूँ पट्टा रहता है, उसमें वो एक पत्र दिया कि उनका ग्रेटिट्यूड है, पूरा ये दिया है। तो इनका स्वाधीनता आंदोलन में जो अवदान रहा है, संघर्ष का ही अवदान, जिसमें कई बार जेल भी जाना पड़ा सेठ गोविंददास जी को जी। तो वो एक वैल्यू के कारण था, उनका अपना एक वैल्यू था, मॉरल वैल्यू था या देश के लिए वैल्यू था, और गांधी जी से प्रभावित थे जी। और गांधी जी के संपर्क में आने के बाद से तो ये वैल्यू तो किसी को भी हमें अंग्रेज़ों के खिलाफ कर सकता था कि हम देश की आज़ादी के लिए सब कुछ करेंगे। तो उनके पिताजी जो कि ग्रेटिट्यूड को एहसान जैसा शायद लिए होंगे, ऐसा मुझे लगता है पढ़ने के बाद, तो उससे उसके कारण शायद मतभेद हुआ होगा। वो शायद ब्रिटिशर्स के साथ थे, जिसमें लगान वगैरह की भी बात आती थी जी, और जी। सेठ गोविंददास जी जो थे वो किसानों की जो तकलीफ है उसके पक्ष में थे। जी, वो तो जब थोड़ा फैमिन पड़ा और गांधी जी से इन्फ्लुएंस भी थे, उसके बाद वो गांव-गांव खुद जाते थे, गांव-गांव लोगों से संपर्क करते थे। तो उनने कोई 2 साल किसानों को लगान देने ही नहीं दिया। तो लगान हम लोगों की अपने घर की ट्रेजरी से जमा हुआ। तो ये तो पिता के विरुद्ध भी हो ये गया। एकदम विरुद्ध हो जाते थे, क्योंकि वो अंग्रेजों का जब मैटर आता था तो बड़ा झगड़ा होता था दोनों का। जी। वो हाँ, अंग्रेजों के सपोर्टर थे और ये एकदम अगेंस्ट थे। वो पूरे भारतवर्ष में एक लहर भी थी अंग्रेजों जी। के आंदोलन करने की। हाँ, बट बड़ा डिफिकल्ट है कि आप अपने अकेले पुत्र होके अपने पिता से रिबेल करें और स्वाधीनता संग्राम में जाएं। जी। तो उसमें मैं उनकी बेटी रत्न कुमारी जी जी। की किताब पढ़ रहा था, तो उसमें लास्ट में 2 चिट्ठियां हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से ऑथेंटिक ही है दोनों चिट्ठियां। जी जी तो पिता ने बेटे को लिखा है, जी। फिर पिता को जवाब दिया, फिर उन्होंने सब कुछ त्याग भी किया था संपत्ति। जी। दोनों का पक्ष लेकिन मुझे एक थर्ड पर्सन के रूप में सही लग रहा है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि लगान लिया जाए और सारी चीज़ें ली जाए, नहीं होगा तो परिवार कैसे जाए, और उनका पक्ष मुझे अपनी जगह पर ठीक लग रहा है। जी। तो मैंने रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में सुना था कि वो भी घोड़े पे चढ़कर लगान वगैरह लेने जाते थे, और लेकिन लगान लेना कोई क्रूरता नहीं है, वो तो एक प्रोसेस है जिसका पार्ट है। और इनके पास वैल्यूज़ था, वो किसानों के पक्ष में इसी थे, किसानों की तकलीफ़ों को देख के थे। जी। तो क्या उन्होंने ये नहीं चाहा होगा कि पिताजी को इसके लिए कन्विंस करे कि जो उनके भीतर वो जो एहसान था, एहसान का बोझ को लेके न चले, और ये जो वैल्यू है ये पूरे देश के लिए है, तो उस वैल्यू से उनको कन्विंस भी कर सकते थे। जरूर उन्होंने कोशिश करी होगी, मगर जब वो सहमत नहीं हुए होंगे तब उनने ये कार्रवाई करी कि लोगों को घूम घूम के किसानों को बोला कि कोई लगान नहीं दे। जो अकाल है, अकाल की जो तकलीफ है, वो तकलीफ में लगान न दे। इसमें फादर अपने प्रिंसिपल पर भी एडमेंट। जी, वो इसलिए एडमेंट थे कि उनको तो देना ही पड़ेगा, उनका तो रोज एवरी ईयर का काम था, हर साल का। और इसको चाहते तो गोविंदास जी इसको समझ भी सकते थे। नहीं, वो समझने का कोई मैटर, जब जनता के बीच में जाता आदमी तो फिर जनता की सुनने लगता है। तो वो पिताजी से ज़्यादा देश के या ह्यूमैनिटी जी ये इम्पोर्टेंट है। तो और फिर ये भी उनको लगता होगा मेरे ख्याल से कि ये तो अंग्रेज़ों को अपन पैसे दे रहे हैं सब, तो नहीं दिए जाएं, असहयोग करना भी चाहिए। वो भी एक कारण होएगा कि सरकार को खुद ही माफ़ करना चाहिए था लगान, जब अकाल पड़ रहा है और सरकार लगान माफ़ नहीं कर रही है, वो गलत है, तो इसलिए लगान नहीं दो।
और हमारे देश में वो शासन कर रहे हैं, हम लोग को तो असहयोग करना ही है, जिसके लिए कई चरण गांधी जी ने अपने बनाए भी जी, जिसके कारण हम लोग को सफलता मिली। जी। तो कभी आप ऐसा भी हुआ होगा कई बार आपके जीवन में, आप अकेले कमरे में बैठ के सोच रहे हों कि एक अकेला लड़का सेठ गोविंद दास जी, वो पूरे फैमिली का अपना जो वैल्यू सिस्टम है, फादर, इसके अगेंस्ट में जाकर के खड़ा होना, जैसे अभी आप रिबेलियन जी। थे, और पूरे देश में वो भी एक बहुत बड़ा संघर्ष था, उसमें जाने भी जा रही थी, उसके साथ खड़ा होना और अकेले स्टैंड लेना, ये निश्चित रूप से एक दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही होगा। तो एक आदमी कैसे किया होगा, आप कल्पना करते होंगे? जी, हम लोग बिल्कुल कल्पना करते हैं, और बड़ा जीवट वाला, बड़ा जीवट, मतलब आप मतलब मन में इतनी श्रद्धा हो जाती है वो जब सोचते हैं कि क्या विचारधारा थी, क्या विल पावर था जिससे वो संघर्ष में गए, और क्या फीलिंग रही होगी कि हमें देश आज़ाद करना है। कोई चांस नहीं था कि लाइफ में देश आज़ाद हो जाएगा, अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे, ये तो दिमाग में था नहीं, संघर्ष था। जी, इसका मतलब ये हुआ कि आत्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जी जी जी। तो और जो हमें फादर या फोर फादर से जो मिला होता है जेनेटिकली, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता होगा या वैल्यूएबल हो जाता होगा, जो वैल्यूज़ हम लोग आदर्श के लेते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता होगा फिर। जी, मुझे तो यही समझ में आता है कि वो वैल्यूज़ उनको कहाँ से आई, कैसे आई, गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे, वहाँ से आई, तिलक से इन्फ्लुएंस थे, वहाँ से आई, तो शुरुआत तिलक से हुई है। जी, लोकमान्य तिलक जी आए जबलपुर, उनसे पहली मुलाकात है उनकी, तो वहाँ से आई, या ओवरऑल एटमॉस्फेयर से आई, उनके जो साथ लोग रहे होंगे, जो भी उनने ये फीलिंग दी होगी, कहीं ना कहीं से तो आई है फीलिंग, और फाइनली वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में एकदम बढ़ गई, बहुत ज़्यादा हो गई। एक्चुअली हम मोतीलाल जी भी थे, हाँ मोतीलाल जी भी इन सबके इनसे काफ़ी संपर्क में थे और काफ़ी इन्फ्लुएंस जी जी, और सभी लोग विचारों के ही व्यक्ति थे। जी। मोतीलाल जी हम लोग की फैमिली के एडवोकेट थे। अच्छा, तो वो मेरे ग्रैंडफादर को लाइक अ सन ट्रीट करते थे। अच्छा। तो वो अलग रिलेशनशिप संस्कार थी। वहाँ जी से जाता जी है, फ्लो होता है। तो एक्चुअली हम अपने समय में अचानक से सेठ गोविंदास जी पर ये फिल्म इसलिए बनाने लगे, वो भी मैं इन्फ्लुएंस हो गए सिर्फ, कि कैसे आज जो साइंस इतना आगे चला गया है, बल्कि कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइंस, उसमें जेनेटिक्स पर बहुत काम हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं कि जो कुछ भी है जीन है। जी। वहीं पर हमको ऐसा एक व्यक्ति मिला सेठ गोविंदास जी के रूप में। मैंने जब वही पहली किताब पढ़ी थी स्मृतिकर्ण, मुझे लगा कि एक व्यक्ति में ये जो बाहर से इन्फ्लुएंस आता है, सब लोग में ही आता है कि हम इनके जैसा नायक बनना चाहते हैं। उस वक्त उनके आइडियाज़ कुछ और थे, गांधी जी थे, तिलक जी थे जी। तो वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारे भीतर की आत्मचेतना को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, जेनेटिक्स को भी हरा देता है, बल्कि हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो इस नीयत से या ये बात लोगों तक भी प्रोपेगेट हो, इस वजह से हम ये फिल्म भी बनाने चले जी। कि वो भी मुझे इन्फ्लुएंस किया। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फिल्म नहीं है, बल्कि उसी इंस्पिरेशन का एक की लॉन्गजिविटी बढ़ाना है, उसके जीवन को। जी जी। तो इसलिए आपसे मिलना हुआ। जी, और वो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बहुत सारे जेनेटिक रहते हैं और वो फिर इन्फ्लुएंस से चेंज भी होते हैं। हाँ, वो तो चेंज होते रहते इन्फ्लुएंस से चेंज होते हैं, मॉडिफाई हो जाता है। हाँ। मॉडिफाई होते हैं। लेकिन ये इतना प्रभाव कि मैं अपने पूरे परिवार के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध और इतने चीज़ में खड़ा हो जाऊँ और मेरे पास कुछ भी ना रहे, मुझे शायद वो मंदिर में आकर जी, वो छोड़ के गए, सब मंदिर में रहे, जीवन पर्यंत फिर घर से लिए नहीं कुछ। हाँ, ये तो बहुत जी, वो उनकी अपना जो उनकी इनकम थी उसी से करते थे, और जो एंड में जो बचा वो सब ट्रस्ट कर गए। तो आपको नहीं लगता कि ये ठीक वैसा ही है जैसे महावीर और बुद्ध ने भी अपना पूरा राजसी वैभव छोड़ा था, त्याग किया था, त्याग की अपनी अब वो कंपैरिजन आप कर सकते हैं, मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, मगर ये डेफिनेट है कि ये बहुत बड़ी इच्छा शक्ति होना चाहिए इसके लिए कि आप सारा वैभव छोड़ के और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेल में आप जाओ, सालों जेल में रहो आप, बड़ा जिसका इतना वैभव हो कि जो जिसके पास कोई कुछ भी नहीं, नहीं, जिसके पास सर्वेंट्स की भीड़ थी,
कभी कुछ किया ही नहीं, उसके बाद निकल के जाना। इसका मतलब है कि जो बाहरी रूप से हमें फॉर्म में दिखता है हमारी अपनी सत्ता, नौकर चाकर आदि आदि, इसके अलावा फॉर्मलेसली भी कोई एक शक्ति होती है जो हमारे पास होती है, जो सदाचार के रास्ते में चलने पर हमें हेल्प करती है। जी, डेफिनेटली है। तो इसका मतलब हम उसे ईश्वर कह सकते हैं। वो ईश्वर ही है। ईश्वर मतलब उनकी पूरी श्रद्धा ईश्वर में, पूरा। कल आप बता रहे थे कि भगवान है कि नहीं, इसको लेकर भी उनका किसी से एक बार बातचीत होगी, शायद जवाहरलाल नेहरू जी से। जवाहरलाल जी का एक उद्धरण कोट किया था उन्होंने कहीं। अच्छा, लिखा है भगवान दास जी, डॉक्टर भगवान दास जी ने। और मेरा ग्रैंडफादर भी पंडित जी के लिए यही सोचते होंगे कि वो ईश्वरवादी नहीं है, और ये पूर्ण रूपेण ईश्वरवादी, पूर्ण रूपेण ईश्वरवादी। ये माता जी से आया होगा। हाँ, आना माता जी से ही चाहिए, क्योंकि उनकी माता जी परम वैष्णव थी जी। वो तो मतलब अगर दर्शन नहीं करें तो कुछ ग्रहण ही नहीं करती। हाँ, और फिर धीरे धीरे जब बड़े हुए तो वैल्यू प्रिंसिपल्स के कारण जी, ये बढ़ता वो एकदम भगवान में श्रद्धा। अब उनका आप अगर पढ़ेंगे बायोग्राफी में, तो उन्हें बायोग्राफी में लिखा है एक जगह जहाँ वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं मंदिर में दर्चन करते करते कि ये ऐसा हो जाए, और दूसरे दिन हो गया वो भी लिखा है उन्होंने कि मैंने भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करी और वो हो गया दूसरे दिन। तो जो प्योरिटी थी उसी में भगवान था। जी, भगवान वहीं पर तुरंत प्रकट। जी, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है। वो बहुत जबरदस्त ईश्वरवादी। आश्विन शुक्ल दशमी उत्तर भारत में विजय का दिवस माना जाता है। आर्यों की अनार्यों पर दशहरे के दिन विजय हुई थी। जबलपुर के सारे त्योहारों में दशहरे का जितना महत्व है उतना किसी त्योहार का नहीं। रामलीला और काली दोनों का जुलूस हनुमान ताल पर आता है और इसी तालाब में काली की प्रतिमाओं का विसर्जन होता है। जुलूस और इस मेले में हजारों आदमी भाग लेते हैं। दशहरे का वृहद जुलूस हनुमान ताल पर राजा गोकुलदास के महल के सामने से जा रहा था। बाजों और राम तथा काली के जयघोष से सारा वायुमंडल प्रतिध्वनित था। इसी समय राजा साहब के महल के फाटक पर एकाएक बंदूक का शब्द सुनाई दिया। महल के आसपास भीड़ तथा जुलूस का जन समुदाय चौंक पड़ा। कुछ लोग तो इधर उधर भागे और कुछ को यह भय हुआ कि महल का कोई पहरेदार पागल होकर किसी को अपनी बंदूक का निशाना तो नहीं बना रहा है। पर बंदूकों की आवाज के साथ शीघ्र ही अनेक थालियां बजने की झनकार सुनाई पड़ी। फिर तो यह खबर फैलते भी देर नहीं लगी कि राजा साहब को वृद्धावस्था में पौत्र रत्न प्राप्त हुआ है। राजा साहब के उपकारों के कारण सारा नगर उन्हें श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखता था। दशहरे के जुलूस का उत्साह दुगना हो गया और हजारों नागरिकों ने राजा साहब को बधाइयां दी। राजा गोकुलदास की खुशी का ठिकाना ना था। भगवान ने उनकी रही हुई कामना को भी पूरा कर दिया। राजा साहब के महल में महीनों पत्रोत्सव मनाया गया। जलसों में करीब 1 लाख रुपए खर्च किए गए और इतने ही खैरात में दिए गए। अपने पौत्र का नाम राजा गोकुलदास जी ने गोविंद दास रखा।
मेरे ग्रैंडफादर बैठे हुए हैं बीच में, मेरी ग्रैंड मदर है, फिर ये मेरी मदर है इधर, उसके बाद रत्न कुमारी जी हैं, इस साइड मेरी छोटी बुआ है पद्मा बनानी जी, और ये मेरी आंट है विद्या देवी जी। वो जगमोहन दास जी हैं ऊपर, बीच में घनश्याम दास जी हैं। मेरे पिताजी सांसद पितामह डॉक्टर सी गोविंद दास, जिन्हें सम्मान से हम सभी भाई बहन कक्का साहब कहते थे, जिनके जीवन के विषय में संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी अनेक जानकारियां खुद कक्का साहब से और उनसे जुड़े मित्रों सहयोगियों से मैंने सुनी है, समझी हैं और जानी है, जिसे मैंने उन पर लिखी पुस्तक में अधिक से अधिक समाहित करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की दिली खुशी है कि इस पुस्तक को न सिर्फ कक्का साहब ने सराहा, बल्कि मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, रत्ना तुमने बहुत परिश्रम किया है। ये तब की बात है जब राजा साहब अपने आंगन में एक नन्हा सा पौत्र चाहते थे, जिसके लिए वे गोपाल लाल जी से प्रार्थना करते रहते थे। वे कोई ऐसा रोजगार करना चाहते थे जिससे देश का भी उपकार हो और उनकी जीविका भी चले। उन्होंने अनेक उच्च कोटि के नाटक लिखे थे। अच्छे नाटकों और फिल्मों द्वारा सामाजिक कुरीतियों के निवारण का बहुत बड़ा कार्य हो सकता है, यह बात तो निर्विवाद है। गोविंद दास जी का विश्वास था कि यदि उनके नाटकों पर फिल्म बनाई जाए तो समाज का भी उपकार होगा और सिनेमा व्यापार में काफी मुनाफे की संभावना के कारण जीविका भी चल जाएगी। वे बंबई गए और उन्होंने आदर्श चित्र नामक फिल्म बनाने की कंपनी स्थापित की। फिल्म व्यवसाय समाज में एक गिरा हुआ व्यवसाय माना जाता है, यह गोविंद दास जी जानते थे, परंतु जहां तक उनका संबंध था वहां तक तो इस व्यवसाय की पतित अवस्था उन्हें इसमें सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहन देने वाला कारण बनी थी, न कि रोकने वाली। उनका मत था कि कोई अच्छी चीज यदि पतित हो गई है तो उससे दूर ना भागना चाहिए, वरन उसे फिर से उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। भारत की गान विद्या पतितों के हाथ में पढ़ने से पतित समझी जाती थी, पर अब उसके पुनरुत्थान का प्रयत्न हो रहा था। यही प्रयत्न अब नाटक और सिनेमा के संबंध में करने का गोविंद दास जी ने संकल्प किया। उन्होंने निश्चय किया कि आदर्श चित्र कंपनी आदर्श चित्र बनाएगी और इस आदर्श चित्र में जो काम करेंगे वे पढ़े लिखे गृहस्थ होंगे, लुच्चे लफंगे भिड़वे और वेश्याएं नहीं। आदर्श चित्र का पहला चित्र गोविंद दास जी के ऐतिहासिक नाटक कुलीनता की कथा पर बनना आरंभ हुआ। इसका नाम रखा गया धुआंधार। चित्र अच्छा बना परंतु आदर्श नहीं। इसका कारण था फिल्म में बहुत रुपया लगता है और धुआंधार में ना तजुर्बेकारी के सबब से बहुत अधिक रुपया लगता है। इतने खर्चे से जो चीज बनाई जाती है वह व्यापारिक दृष्टि से कहीं सफल ना हो जाए, इसकी बड़ी भारी चिंता रहती है। सफल फिल्म तभी हो सकती है जब उसे जनता पसंद करे। अब भारतवर्ष में फिल्म देखने वाली जनता की रुचि कुछ बहुत परिष्कृत नहीं है, ये सभी जानते हैं। अतः फिल्म में नाच गाने आदि कई ऐसी चीजें सम्मिलित करनी पड़ती हैं जिससे फिल्म सच्चा आदर्श रह नहीं सकता। धुआंधार में भी यही हुआ। यद्यपि धुआंधार में मुख्य पात्रों का काम सुशिक्षित
गृहस्थों ने ही किया, पर इसके नाच इत्यादि में सभी तरह के व्यक्तियों से काम लेना पड़ा। धुआंधार भी सफल हुआ। इसका कारण भी अनुभवहीनता ही थी। आदर्श चित्र का दूसरा चित्र गोविंद दास जी के सामाजिक नाटक दलित कुसुम की कथा पर बनाया गया। यह चित्र भी बहुत अच्छा बना, यद्यपि इसमें सिनेमा लाइन के व्यक्ति ने ही काम किया है, किसी भी सुशिक्षित या गृहस्थ समुदाय ने नहीं। तथापि कथा, विषय, एक्टिंग और प्रभाव सभी दृष्टियों से यह चित्र एक उत्तम चित्र है। यदि प्रभात, न्यू थिएटर्स आदि किसी नामी कंपनी ने इसे बनाया होता तो आर्थिक दृष्टि से भी यह सफल होता। आदर्श चित्र लिमिटेड को दोनों चित्रों में काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ी। गोविंद ने नाटक लिखा विश्वासघात। प्लासी के युद्ध पर केंद्रित यह गोविंद का दूसरा नाटक था। गोविंद या किसी को क्या पता था कि गोविंद की वृत्ति इस विधा में आगे खूब रमेगी। इसलिए जिसने भी कहा था खूब कहा था। गोविंद की गति गोविंद जाने। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी से गोविंद का संबंध शनैः शनैः घनिष्ठ हुआ। गोविंद ने विचारा कि संबंध और कैसे सुदृढ़ हो। सोचा कि क्यों न सौगात के रूप में कुछ भेजा जाए। मामला नाजुक था, कहीं ऐसा न हो कि पंडित जी रुष्ट हो जाए। उसने वैयाकरण कामता प्रसाद गुरु की सहायता ली। गुरु ने मजमून लिखा। मसविदा हस्तलिपि में लिखकर गुरु ने उसे गोविंद को सौंप दिया। गोविंद ने तदनुरूप पत्र लिखकर पंडित द्विवेदी को भेज दिया, किंतु वह मसविदा धरोहर की तरह अपने पास सुरक्षित सहेज कर रख दिया। इसके बाद गोविंद और पंडित द्विवेदी के मध्य खूब पत्राचार हुआ। यह पत्राचार कैसा था? निश्चित ही बड़ा सिद्धांतवादी और दिलचस्प। गोविंद ने लिखा, यह उक्ति सर्वथा सत्य है। अग्नि, शत्रु और ऋण के शेष का शेष भी नाश कर डालता है। আমার বেলা যে যায় সাঁঝ বেলাতে তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে আমার বেলা যে যায়। गुरुदेव से मेरा सारा संभाषण अंग्रेजी में ही चला करता था। एक दो बार मैंने हिंदी में उनसे कुछ कहा, पर जब मेरी हिंदी कही हुई बातों का भी उन्होंने अंग्रेजी में ही उत्तर दिया, तब मैंने हिंदी में बात करने का प्रयत्न छोड़ दिया। इस संबंध में मैंने उनसे कुछ इस प्रकार पूछा, गुरुदेव, आपने मेरा हिंदी का पूरा नाटक 4 दिनों तक सुना, किसी भी स्थान पर मुझसे कोई वाक्य या कोई शब्द तक दोहराने को नहीं कहा, फिर आप संभाषण हिंदी में क्यों नहीं करते? कवि सम्राट ने मुस्कुराते हुए मेरी बात का अंग्रेजी में जो उत्तर दिया, उसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। मैं सरस्वती पूजक हूँ, उनके सगुण रूप का, उनकी प्रतिमा का भी। मैं 2 ही भाषाएं ऐसी जानता हूँ जिनके संबंध में मुझे विश्वास है कि मैं कोई भूल नहीं कर सकता। एक बंगला और दूसरी
अंग्रेजी। हिंदी तथा अन्य अनेक भाषाएं मैं भली भांति समझ लेता हूं, पर शुद्धता से बोल नहीं सकता। अतः आप मेरे सदिश सरस्वती पूजक से यह आशा तो नहीं करेंगे कि मैं जिस सरस्वती का पूजन करता हूं, अशुद्ध उच्चारण कर उसकी मूर्ति को खंडित करूं। कभी कभी हिंदी बोलता हूं, परंतु बहुत डरते डरते। पिताजी के लिए जिस प्रकार कक्का साहब का संबोधन था, उसी प्रकार हमारी माँ भी भौजाई जी के नाम से जानी जाती थीं। और तो और कक्का साहब भी उन्हें भौजाई जी ही कहा करते थे। अतिथि सत्कार और दान देने में वे सबसे आगे रहती। जो भी अतिथि हमारे यहाँ आते, सांगोपांग ध्यान वे ही रखती थीं। किसने नाश्ता किया और भोजन किया और किसने नहीं किया, इसका वे पूरा ख्याल रखती थीं। कभी कभी मेहमानों के साथ स्वयं भी भोजन पर बैठ जाती थीं। जबलपुर में सर्दी के दिनों में सर्दी, गर्मी के दिनों में गर्मी और बरसात के दिनों में बरसात अधिक होती है। यदि कोई मेहमान जाड़े के मौसम में आता तो रात में अवश्य अपने अधीनस्थ को भेजकर पूछवाती कि वे रजाई वगैरह लाए हैं या नहीं। ऐसा न होने पर गर्म कपड़ा स्वयं निकालकर नौकर के हाथ मेहमानों के कमरे में भिजवाती। यही एक कारण था कि उनसे सभी प्रभावित रहते और हमारे यहाँ के अतिथि सत्कार की चर्चा करते। मेरी माँ महल में रहने वाले रिश्तेदार के बच्चों के साथ वही व्यवहार करती थी जैसा कि हम लोगों के साथ करती थीं। मेरी बुआ जी स्वर्गीय राजकुमारी बाई के सभी बच्चों का लालन पालन यही हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो राजनेता हमारे यहाँ आते, वे अपने घर जैसा ही वातावरण यहाँ पाते। उस समय के लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं और साहित्यकारों का आगमन महल में हुआ। इनमें पुरुषोत्तम दास टंडन जी, पंडित मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, कमलाप्रति त्रिपाठी जी, मैथिली शरण जी गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत जी, शांति प्रिय जी द्विवेदी और रविशंकर जी शुक्ल के नाम अब भी याद आते हैं। एक बिगिनर के तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जो जेनियोलॉजी है, तो गोकुलदास जी के पौत्र थे गोविंददास जी, उनके वो अकेली संतान थे आपके पिता के? उनकी एक सिस्टर भी थी, बहन है। अच्छा, उनकी एक बहन थी। हाँ, माने गोविंददास जी की एक बहन थी। अच्छा, गोविंददास जी के दो बेटे हुए। गोविंददास जी के दो बेटे। हाँ, उनका नाम क्या? मनमोहन दास जी और जगमोहन दास जी। अच्छा, और दो बेटियां, रत्न कुमारी जी और पद्मा। ठीक, तो इनमें दो बेटों में से आप किनके बेटे हैं? मैं मनमोहन दास जी का, जो बड़े बेटे थे उनके, उनका बेटा हूँ। अच्छा, और जगमोहन दास जी के बेटे मेरे बड़े ब्रदर जो हैं रवि मोहन, वो कहाँ पर रहते हैं? वो अभी फॉर द टाइम बिंग इंदौर में है। रहते तो यहीं थे। I lost my father, Sri Jagmohan Das, when I was 17 years old. It was a great shock for all of us. My grandfather was totally shattered
at passing away of his illustrious son at the age of 40. I grew up in close contact with my grandfather, Seth Govind Das. He was a man of character and strong will, had sacrificed his best years of his life in freedom movement of the country and spent more than 8 years in English prison in India. He not only fought with his father, Diwan Bahadur Jeevan Das, and in the process, the family was wrecked financially. However, it did not matter to him. He was willing to sacrifice everything for the country. This left a great mark on me and others in the family, and we knew from day one of our start of adult life, we will follow the ethics in life and business, and at no point will be swayed by greed. We also decided never to do any business where government was involved, never to use grandfather's sacrifices in independent India for personal gain. This is Ravi Mohan, grandson of Seth Govind Das. Thank you. Had sacrificed his best years of his life He not only fought with his father, Diwan Bahadur Jeevan Das, and in the process, the family was wrecked financially. However, it did not matter to him. He was willing to sacrifice everything for the country. चिरंजीव बाबू गोविंद दास। आशीष, तुम्हारे जेल से छूट कर आने से मुझे, तुम्हारी माँ और सौभाग्यवती बिंदनी को कितनी खुशी हुई तुम इसे खुद जान सकते हो। सौभाग्यवती बिंदनी की सख्त बीमारी के साथ हम सभी इस वक्त चिंता में हैं। भगवान जाने उसकी बीमारी किस तरह अच्छी होती है, पर ऐसी हालत में तुम्हारी अजीब हालत है। तुम आए तो बीमारी में हो, और इस बीमारी में तुम मंदिर में ठहरे हो, और मंदिर में ठहरकर सुना है कि अपने किसानों को इसलिए बुलाया है कि उनसे पूछो कि वसूली में उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं दी गई। हाँ, किसानों का फ़िक्र ज़रूर वाजिब है, और तुम जानते हो कि पूज्य राजा साहब के स्वर्गवास के बाद मैंने किसानों पर जो कर्ज था उसमें 16 लाख रुपया छोड़ा है। लेकिन कुछ किसान इतने खुदगर्ज और मतलबी होते हैं कि रुपया रहते हुए भी नहीं देते। सन 1931 के मार्च में जेल से लौटते ही तुमने किसानों से ऐसी हमदर्दी बताना शुरू किया कि 1931 की रवि की फसल की वसूली नहीं के बराबर हुई, क्योंकि बिना मुस्तैदी दिखाए वसूली हो ही नहीं सकती। मुस्तैदी दिखाना तो दूर रहा, तुमने किसानों को यह कहकर कि मालगुजार किसानों के सेवक हैं, किसानों को और सेजदौर बना दिया। और तुम्हारी हरकतों से अब मुझे यकीन हो गया है कि जब हम लोगों के बैठे ये हाल है, तब हमारे बाद ये घर चौपट हुए बिना नहीं रहेगा। बाप दादों की कमाई हुई जायदाद पर पानी फेरना ये मुझसे तो नहीं हो सकेगा। तुम्हें अपने बाल बच्चों और स्त्री का ख्याल नहीं हो, परंतु मुझे तो करना होगा, और दुनिया के सामने भी भविष्य का ख्याल करते हुए मुझे तो अबोध बालकों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ इंतजाम भी करना होगा। हर तरह से नाउम्मीद होकर मुझे इसका एक ही तरीका जान पड़ता है, वो ये है कि ख़ानदानी जायदाद का हमारे तुम्हारे बीच मुनासिब बंटवारा हो जाए। जिससे कम से कम मेरे हिस्से की जायदाद तो खानदान के लिए बच जाए।
तुमसे ज़्यादा प्यारा मेरे लिए कोई नहीं है। एक लड़की थी, वो भी चली गई, पर मूल से ब्याज प्यारा होता है। जब तुम्हें बच्चों का ख्याल नहीं तो मुझे तो करना ही होगा। उम्मीद है तुम मेरे लिखने पर बुरा नहीं मानोगे, क्योंकि मैंने एक भी बात झूठ नहीं लिखी, और कम से कम इस बंटवारे के प्रस्ताव को मुनासिब समझोगे। मेरे इस आखिरी वक्त में कुछ तो शांति पहुंचाओ, यही मेरी तुमसे आखिरी मांग है। आशा है जब तुम दुनिया को शांति पहुंचाने की कोशिश में हो तो अपने बूढ़े बाप की शांति की तरफ ज़रूर ध्यान दोगे, और सुपुत्र के नाते मेरी मांग को पूरी करोगे। सौभाग्यवती बिंदनी की इस बीमारी के वक्त मैं ये चिट्ठी न लिखता, पर ऐसे वक्त में जब तुम घर में आकर नहीं रहे और मेरे और तुम्हारी माँ तथा सौभाग्यवती बिंदनी तथा घर के शुभचिंतकों के लगातार समझाने पर भी जब तुमने घर में रहने से साफ साफ इनकार कर दिया और किसानों को बुलाना नहीं रोका, तब इस चिट्ठी को लिखना ही पड़ा। अब मैं चाहता हूँ कि ये मामला बगैर देरी से तय हो जाए। तुम्हारा दुखी और व्यथित हृदय पिता, जीवन दास। अपनी बहू की अत्यधिक अस्वस्थता पर भी मेरा मंदिर में ठहरना आप अपने उपयुक्त पत्र का तात्कालिक कारण बताते हैं, किंतु आप ये नहीं सोचते कि मेरे मंदिर में ठहरने का कारण क्या है। जिस समय आपने जो यथार्थ में ही लगान दे सकने में असमर्थ थे, उन गरीब किसानों से लगान वसूल किया और सरकारी जमा पटाई, उस समय क्या आप ये सोचते थे कि जो प्रतिज्ञा कर मैं जेल गया था और जो आपको मालूम थी उसे मैं जेल में या जेल से निकलते ही भूल जाऊंगा। वर्तमान सत्याग्रह आंदोलन के आरंभ होने के पूर्व महाकौशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 5 आदमियों की एक कृषि समिति नियुक्त की थी। प्रांतीय कमेटी के सभापति की हैसियत से मैं उस समिति का भी सभापति था, और मैंने जबलपुर, सागर और दामोह की देहातों में घूम घूम कर देखा था कि बेचारे किसानों की कितनी दुर्दशा हो गई है। जो किसान संसार के अन्नदाता हैं, जो संसार के लिए वस्त्रों के साधन उत्पन्न करते हैं, उनकी भूख और नग्न अवस्था का मुझे ऐसा ज्ञान जैसा इस समिति के संग घूमने से हुआ, इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था। मुझे उनके एक सेवक के नाते राजा गोकुलदास जी के आलीशान महलों में रहने और हर प्रकार के सुख भोगते रहने पर लज्जा और ग्लानि का अनुभव होता था। सत्याग्रह आंदोलन के आरंभ होने के पूर्व इस कृषि समिति की रिपोर्ट न निकल सकी, परंतु हम लोग रिपोर्ट में जो सिफारिशें करना चाहते थे उनका निर्णय हो चुका था। मैंने जेल जाते समय पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहा था कि किसानों की इतनी बुरी स्थिति है कि वे लगान न दें और मालगुजार उनसे लगान वसूल न कर इसके परिणामों को भोगने के लिए तैयार हो जाएं। मैं अपने यहाँ की परिस्थिति को भी जानता था और आप क्या करेंगे इसकी भी कल्पना कर सकता था। मेरे गरीब किसानों को और दुख न हो, इसी उद्देश्य से मैंने ये बात कही थी कि यदि पिताजी किसानों से लगान वसूल कर सरकारी जमा पटा देंगे तो मैं राजा साहब के महल में न रहूँगा। ये कैसे संभव था कि मैं दूसरों के किसानों को तो लगान देने की मनाही करूं एवं दूसरे मालगुजारों से कहूं कि वे जमा न दें, पर जब मेरे पिता लगान वसूल कर पटा दें तब ये कहने पर भी कि यदि पिताजी ने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूँगा, चुपचाप आकर उसी आनंद से महल में रहने लगूँ। इन 2 सप्ताहों में कई मित्रों और विद्वान मित्रों ने मुझे आकर इस संबंध में समझाया। सबका तर्क एक ही था
कि लगान की वसूली और जमा का पटाना मेरे अधिकार के बाहर की बात थी। अतः मेरा महल को लौटना अनुचित नहीं है, परंतु इस बात को मानते हुए भी महल में जाकर रहना और ये समझना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया, मैं तो अपने आप को धोखा देना समझता हूं। महल में रहने से आपके इस कृति से संपत्ति को जो लाभ पहुंचा है, उसका यदि मैं ग्रहण करता तो मैं भी झूठा हो जाता, और उस कृति में प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं पर परोक्ष रूप से मेरा भी सहयोग हो जाता। इतना ही नहीं, प्रतिज्ञा का तो स्पष्ट ही भंग होता। और जहां तक मुझे स्मरण है, मैंने अभी तक तो किसी भी प्रतिज्ञा के भंग करने का साहस नहीं किया। मैं ये भी जानता हूं कि यदि आप मेरे मतानुसार लगान न वसूल करते और जमा न पटाते तो संपत्ति पर बड़ी भारी आपत्ति आ सकती थी, परंतु जब तक कुछ लोग अपना सर्वस्व स्वाहा करने के लिए तैयार न हो जाएं, तब तक देश का क्लेश भी मिटना संभव नहीं। अतः मैं मेरे स्वर्गवासी पितामह पूज्य राजा गोकुलदास जी के पश्चात जो कुछ संपत्ति आपको या मुझे प्राप्त हुई हो, उस संपत्ति के संबंध में धर्मशास्त्र के अनुसार जो कुछ मेरे सत्व हो, उन सत्वों का परित्याग कर आप घर के मुख्य कर्ता होने के कारण आप ही के चरणों में सारी संपत्ति को और मेरे सब सत्वों को समर्पित, उन सत्वों का परित्याग कर आप घर के मुख्य कर्ता होने के कारण आप ही के चरणों में सारी संपत्ति को और मेरे सब सत्वों को समर्पित कर मैं इससे अलग होता हूँ। बंटवारे का आधा भाग तो दूर रहा, मुझे इसके किसी भी अंश की आवश्यकता नहीं है। आपने मेरे प्रति अपने पत्र में प्रेम भी प्रदर्शित किया है और मैं भी आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, इस त्याग पत्र के पश्चात भी पुत्र के नाते मेरे आपके प्रति जो कर्तव्य हैं, उन्हें मैं श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से ही पालन करूँगा। ये त्याग पत्र मैं किसी प्रकार के आवेश में आकर या क्रोधवश नहीं लिख रहा हूँ, वरन बड़े हर्ष के साथ लिख रहा हूँ। हाँ, इतना खेद मुझे अवश्य है कि आपने अपना पत्र आपकी बहू की इतनी अस्वस्थ अवस्था रहते हुए भी लिखा। यदि कुछ समय पश्चात आप ये प्रश्न उठाते तो उचित होता। खैर, भगवान इस अवसर पर भी कदाचित मेरी ये परीक्षा ही लेना चाहते हैं। आपका पत्र लगातार 10 दिनों तक मेरी दिवस की चिंता और रात्रि का स्वप्न रहा है। आपकी बहू की इस अस्वस्थता की अवस्था में भी मैं इन दिनों में अधिकतर आपके पत्र और उस पर मुझे क्या करना चाहिए, इस पर विचार करता रहा, और बहुत सोचने विचारने के पश्चात मैं इसी निर्णय पर पहुंचा हूं कि इस सारी संपत्ति को आपके चरणों पर समर्पित करने से अधिक अच्छा मार्ग मेरे धर्म और कर्तव्य के रक्षार्थ दूसरा नहीं। आपका और मेरा ये मतभेद सन 1921 से ही चल रहा है, और इसके कारण इन 11-12 वर्षों में एक बार नहीं पर न जाने कितनी बार घर में इस प्रकार का कलह मच चुका है, जो किसी प्रकार भी सुखप्रद नहीं हो सकता था। आशा है इसके पश्चात हम लोगों का परस्पर संबंध अब तक की अपेक्षा कहीं अधिक प्रेमपूर्ण रहेगा। आपका पुत्र गोविंद दास।
Amen.